वेलकम टू जीनियस आईएएस प्रीलिम्स अफेयर्स के हमारी सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, आपकी इंडियन पॉलिटी, आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट जो हमेशा रहता है उससे रिलेटेड है और उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम शुरू करेंगे हमारी जो रिसेंट में जो न्यूज चल रही है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से लेके, और हम इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से शुरू करके हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि कौन ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, किसके पास पावर है, कैसे अभी अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आपका पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आज कवर होने वाला है थोड़े से टाइम में। तो शुरू करते हैं हमारे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए अभी रिसेंटली सेंटर ने फिर से कोशिश की है कि हम एक नई सर्विस शुरू करें जिसका नाम होगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हमारी होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऐसे ही एक और सर्विस बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। और कौन बना रहा है? तो इसका हमेशा ध्यान रखना, जब ऑल इंडिया सर्विसेज की हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज को कौन बेसिकली अगर हम देखें तो यूपीएससी रिक्रूट करता है। कौन रिक्रूट करता है? यूपीएससी रिक्रूट करता है। तो जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनेगी तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में भी कुछ इसी तरह का भी काम होने वाला है। अभी भी हमारे जजेस अपॉइंट होते आ रहे हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले बात किसने उठाई थी? तो फर्स्ट प्रपोज किसने किया था? 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। और इसके बाद अगर हम देखें, बहुत सारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन आई है कि कुछ इस तरह की बॉडी होनी चाहिए जो हमारे हायर जुडिशियरी के जजेस को कौन करे? अपॉइंट करे। अब हायर जुडिशियरी से क्या, यहां क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के कोर्ट में कोई भी जज इसके थ्रू अपॉइंट नहीं होगा। अगर इसके थ्रू कोई अपॉइंट हो रहा है तो किस लेवल पे आएगा? डिस्ट्रिक्ट जज पे आएगा मिनिमम, उससे नीचे के लेवल पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से बैठ जानी चाहिए कि जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की जा रही है तो ये मिनिमम कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस पे अगर अपॉइंटमेंट होगा तो कौन करेगा? तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज करेगी, इसके नीचे के लिए नहीं है। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपने देखा किस लेवल पे होता है। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसकी जरूरत क्यों है? तो जरूरत क्यों है तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो जजेस की जो अगर हम देखें स्ट्रेंथ देखें, उनके अगर हम नंबर्स देखें तो हमें पता लगेगा 1 मिलियन पॉपुलेशन पे लगभग हमारे 20 जजेस हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो यूएसए की बात करें तो 1 मिलियन पे 107 जजेस हैं, हमसे 5 गुना है। और वहीं यूके में बात करें तो अराउंड 51 जजेस हमें वहां दिखाई देते हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। तो जजेस बहुत कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस की स्ट्रेंथ बहुत कम है। यहां पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की भी अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो जजेस की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसकी रिपोर्ट उसने सेंटर में भी भेजी हुई है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो जजेस अपॉइंट हो नहीं रहे हैं, केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं, लाखों में हमारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो उनके लिए जजेस की अपॉइंटमेंट जरूरी आती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बीच बीच में बात उठती रहती है कि हमें एक इस तरह की सर्विस बनानी चाहिए। अब जो क्वेश्चन आता है कि ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हम जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आएगा, क्या ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अगर हम देखें वर्णन है, कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? तो हमें पता लगेगा कि जब हम शुरुआत की बात करें, इनिशियली की बात करें, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नाम की कोई सर्विस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। लेकिन क्या किया गया? जब 42nd अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट कब आया? 1976 में। तो उस टाइम पे हमने आर्टिकल 312, कौन सा आर्टिकल याद रखना? आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में हमने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को डाल दिया। कहां रख दिया? आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 क्या है इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में भी हम सीखेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बेसिकली नई ऑल इंडिया सर्विसेज कोई भी बनानी हो
या फिर अगर हम देखें जो पुरानी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या फिर नई कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज हमें क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हमें यहां से पावर मिलती है। कहां से पावर मिलेगी? आर्टिकल 312 से पावर मिलती है कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए। लेकिन मैंने बात की ऑल इंडिया सर्विसेज की, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए पावर मिलती है या नहीं मिलती है? उसको पावर देने के लिए हमें आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वर्ड को इंक्लूड करना पड़ा, और वो वर्ड हमने इंक्लूड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में जो आया था। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और ये अब कौन से उसमें है? तो आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1 में हम देखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कोई भी आपसे पूछे क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में है। लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट से आया है? तो हमारे अमेंडमेंट से आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जब हम इससे आगे बात करें तो इससे थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। एक क्रिटिसिज्म हम ले लेते हैं जहां पे हमें पता लगेगा कि एक हमारा आर्टिकल 50 है, ठीक है। ये आर्टिकल जो मैं बता रहा हूं, अगर मैं आर्टिकल कहीं लिख रहा हूं, ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं कहीं आर्टिकल की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पूछा गया है कहीं ना कहीं और उसके पूछे जाने की संभावना भी उतनी ही है। तो आर्टिकल 50 है जो कि हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। किसका पार्ट है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें आर्टिकल हमारे 36 से लेके 51 तक है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी से डील करता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें है। अब 50 भी इसी में आएगा, आर्टिकल 50। अब मैं आर्टिकल 50 लिख तो दिया, लेकिन ये है क्या चीज? तो आर्टिकल 50 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 50 है क्या चीज। तो आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की बात करता है। क्यों सेपरेशन की? ताकि एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी में ना हो, जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट एग्जीक्यूटिव में ना हो, ताकि उनका एरिया सेपरेट रहे, कहीं भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज जुडिशरी को अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जस्टिस के साथ खेला जा रहा है। तो उस जस्टिस को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके सेपरेशन की बात कर रहे हैं, और उस सेपरेशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, आर्टिकल 50 में लिख दिया। आर्टिकल 50 में यही लिखा सिर्फ कि क्या करना है? सेपरेशन करना है। किसका? जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। अब जुडिशरी क्या होती है और एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जुडिशरी तो आपको पता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पता होना चाहिए। जो भी हम लॉ बनाते हैं, लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। अभी मैं सिर्फ आपको इसके बारे में इतना ही बताता हूं कि जो भी इंप्लीमेंटेशन वर्क है, किसका? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, वो किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे जितने भी हम यहां से चुन के भेजते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, एमपी जिसे हम कहते हैं, उन एमपी में से कुछ एक को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एक्स्ट्रा, कि ये आपका ये काम है कि आप इस मिनिस्ट्री को भी देखोगे, यहां पे इन लॉज को इंप्लीमेंट करोगे, पूरे देश में न्याय व्यवस्था बनाओगे, पूरे देश में अगर आप देखें एजुकेशन पॉलिसी पे काम करोगे। तो जिन्हें हमने मिनिस्टर बोल दिया वो सारे क्या हैं? मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। साथ के साथ वो लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो लॉ बनाती है, वहीं पे एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी वो बॉडी होती है जो उस लॉ को चेक करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। तो जब अगर ये इंप्लीमेंटेशन बॉडी है और ये चेक करने वाली बॉडी है, तो चेक करने वाली बॉडी और इंप्लीमेंटेशन बॉडी को साथ में नहीं बैठाना, हमें क्या करना? दोनों को अलग करना है, ताकि ये अपना चेक करने का काम अच्छे से कर सके, वो इंप्लीमेंट करने का काम अच्छे से कर सके। दोनों मिलके कहीं ना कहीं हम कहें कि निरंकुश ना हो जाए या सुपर पावर ना बन जाए।
तो इसीलिए सेपरेशन बहुत जरूरी था। तो हमने क्या किया, आर्टिकल 50 में लिख दिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये चीज जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को तोड़ेगी। और आपको एक बात बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 50 को हमने माना हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या माना हुआ है, आर्टिकल 50 को हमने मान लिया बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको आप चाह के भी तोड़ नहीं सकते, जिसको चाह के भी आप वायलेट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज है जिसको आप चाह के भी ना उसे तोड़ सकते हो, ना बदल सकते हो, ना कुछ ना चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। यानी उसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर। अब है क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली आइडियल्स हैं। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, यानी कि ये सेपरेट बने रहने चाहिए जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। लेकिन जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी कर रहे हैं हम जुडिशियरी में, कि एग्जीक्यूटिव आके क्या करेगा, टेस्ट लेगा और टेस्ट लेने के बाद अपॉइंट करेगा जुडिशियल बॉडी को। तो क्या हुआ, ये सेपरेट रखा नहीं, हमने एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया जुडिशियरी में, हमारे आर्टिकल 50 को ब्रेक किया। और वहीं कहीं देखें तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लिया और केशवानंदा भारती का नाम नहीं लिया तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं मेरे पार्ट पे बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंदा भारती अगर हम देखें दोनों इतने घुले मिले से शब्द हैं, दोनों आपस में इतने मिले हुए हैं कि दोनों के बारे में जब हमें पता होना चाहिए। तो हम अभी जो पढ़ेंगे बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आपको क्लियर हुआ कि कहां पे है, कौन से अमेंडमेंट में आया था और ये बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे वायलेट कर रहा है, तो ये भी हमने पढ़ा। लेकिन इसके लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और हम बेसिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कहां से। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जिसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लगा कि इस पार्ट के साथ छेड़खानी करनी है या नहीं करनी। तो बेसिकली अगर हम देखें कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमें दिखाई देती है। पार्लियामेंट बोलता है कि हम संविधान के हर एक पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 368 आपको यहां पे पढ़ना चाहिए कि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 किससे डील करता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसके बारे में पूछा जाता है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो आर्टिकल 368 में क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे एक और आर्टिकल आपको पता होना चाहिए जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट या फिर एनी ऑर्डर विच इज वायोलेटिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज वायोलेटिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। यानी कि आर्टिकल 13 बोल रहा है कि आप पार्ट 3 को नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन 368 बोल रहा है कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ध्यान रख लेना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में। तो पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक डील करते हैं। 368 368 बोलता है कुछ भी अमेंड करो, लेकिन 13 बोलता है कि नहीं, पार्ट 3 को मत अमेंड करो, बाकी कुछ करो। तो कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है दो आर्टिकल्स के बीच में, कहीं ना कहीं दो अपोजिट आर्टिकल्स हैं। या फिर इसको अगर मैं कहूं कि नल एंड वॉइड कौन डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड को डिक्लेयर करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं कहूं कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं पावर दे रहा है कि आप किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। वहीं दूसरी बात कहूं तो आर्टिकल 368 पावर है पार्लियामेंट की।
तो ये लड़ाई कहां पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं, या फिर पार्लियामेंट हर एक चीज को अमेंड कर सकती है कि नहीं। तो लड़ाई पहुंची पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पे। तो उसके बारे में अब बहुत सारे केसेस होने लग गए। एक राइट टू प्रॉपर्टी होता था आपका, जो आज नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? हमारा एक फंडामेंटल राइट था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो हमें उस राइट टू प्रॉपर्टी को हमने कहीं ना कहीं देखा तोड़ा जाने लगा, क्योंकि क्या थी, देश को जो जमीन की जरूरत थी, लोगों से जमीन ली जाने लगी ताकि वहां इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सके। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जमीन का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आप हमसे बिना बताए जमीन नहीं ले सकते, हमारी राइट टू प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट को ब्रेक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने आर्टिकल 13 को ब्रेक किया, यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट को ब्रेक किया, तो हम आर्टिकल 13 पे जाएंगे और वहां लिखा है कि आप फंडामेंटल राइट ब्रेक नहीं कर सकते, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरह के केसेस हुए, जहां पे अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला केस अगर हम देखें तो इसी चीज से रिलेटेड था कि कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी किसी का ब्रेक हुआ और वो पहुंच गया कोर्ट्स में। और उस केस का क्या नाम था? उस केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस, जो सबसे पहला केस हुआ। इस बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम कहानी पढ़ें तो उसमें सबसे पहला केस दिखाएगा शंकरी प्रसाद केस। और शंकरी प्रसाद से जस्ट नेक्स्ट केस जो था सज्जन सिंह केस। तो इन दोनों केसेस को एक साथ पढ़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली इसी साल की अगर हम बात करें 2021, 2 स्टेट पीसीएस में पूछा गया, इनकी सीक्वेंस पूछ ली कि पहले कौन सा केस हुआ, फिर कौन सा केस हुआ, फिर कौन सा केस हुआ, फिर कौन सा केस हुआ। तो इनके केसेस की सीक्वेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1961 में जब शंकरी प्रसाद केस हुआ, या फिर 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया। क्या बोला? कि ये जो आर्टिकल 368 है ना, जहां लिखा हुआ है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां एनी पार्ट है, वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। यानी कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर दे दी, अनलिमिटेड पावर दे दी कि आप चाहो तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है और इस तरीके से पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। तो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस, जो सबसे शुरुआत हुई। अब इसके बाद अगर हम देखें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो इन्हीं के ऊपर अपील होती है और अपील होकर हम पहुंचते हैं 1967 में, जिसको बोला जाता है गोलकनाथ केस। और यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर मैं आपको बता दूं, यह था 11 जजेस केस। कितना? 11 जजेस, 11 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में। जब भी सुनवाई होती है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे, तो कम से कम कितने बैठते हैं? 5 जज बैठते हैं। और उसके बाद अगर अब उस 5 से नहीं होता है, या फिर उसके ऊपर दोबारा सुनवाई होनी हो, तो 7 जज बैठेंगे। उसके बाद दोबारा होनी हो तो 9 बैठेंगे, फिर 11 बैठेंगे, ये बढ़ते रहेंगे। तो अब यहां पे कितने पे पहुंचे हम? 11 जज केस पे। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और दिन, लेकिन आज हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके आगे की कहानी समझते हैं, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हम यहां देखते हैं गोलकनाथ केस, जहां पे 11 जज बैठे थे उस पर उस जजमेंट देने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हमें पता लगा कि जो इन्होंने यहां पे बोला था कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, यहां पे इन्होंने उल्टा कर दिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को रिव्यू करके पलट दिया और यहां पे बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं वायलेट कर सकती, नहीं अमेंड कर सकती। यहां पे क्या बोला कि यहां पे आर्टिकल 368 का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है। आपके पास बिल्कुल है, पावर है आर्टिकल 368 में, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा केस है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? तो वो गोलकनाथ केस है। कब हुआ? 1967 में। क्लियर है? और इसने एक चीज और बोली, क्या बोली? कि फंडामेंटल राइट आर बेसिक
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, मेरे को पहुंचना है बेसिक स्ट्रक्चर पे, और कहां पहुंच गया हूं? बेसिक पार्ट पे पहुंच गया हूं, कि बेसिक पार्ट इसमें बोला। अब होगा क्या, यहां पे तो इसने बोल दिया कि ऐसे ऐसे है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसको बहुत डिटेल में अगर हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर का हमने क्या किया हुआ है, प्रिसाइज कॉन्सेप्ट करके हमारी एक लेक्चर सीरीज है, वहां पे मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो गोरखनाथ केस हुआ जहां पे ये बोला गया फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किए जा सकते पार्लियामेंट के द्वारा। और फिर उसके बाद अगर हम देखें, उसके आगे फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए गए, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई नहीं पार्लियामेंट कर सकता है। और उसके बाद फिर से हमारा अगला केस होता है, और ये केस अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन का काम करता है। और इसी केस का नाम है केशवानंदा भारती केस, यहां पे 1973 में, ठीक है। 1973 में जो केस हुआ उसका नाम है केशवानंदा भारती केस। इसकी अगर हम इसकी अगर हम देखें, केस की डेट अगर हम देखें तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को डिसीजन आया था, और यहां पे बोला गया था कि आर्टिकल 368 से पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। क्या कर सकती है? पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बट ध्यान रखना, अगला सेंटेंस हमारी पूरी आगे की हिस्ट्री को चेंज करने वाला, आगे के फ्यूचर को चेंज करने वाला है। कि क्या बोला गया यहां पे 1973 में केशवानंदा भारती केस में कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक चीजें हैं जो हमारे यहां के आइडियल्स को दिखाती हैं, हमारी सोसाइटी के आदर्शों को दिखाती हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के आदर्शों को दिखाती हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप चाह के भी उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये बोला गया 1973 में। और उसी में अगर हम देखें तो हमने आर्टिकल 50 जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। वो कहां पे है? वो यहीं पे 1973 के केस में बोला कि आर्टिकल 50 इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे वर्ड्स थे जिसमें यहां पे इन्वॉल्व कर लिए गए और उनको क्या मान लिया गया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। कुछ भी चेंज करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करो। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो कर दो, लेकिन उसका जो सेंस है, जो उसका एसेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली वो आइडियल्स हैं जिसको देख के, जिनको सोच के, जिनको समझ के ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। बेसिकली अगर हम देखें प्रियम्बल में जो हमारे आइडियल्स दिखाई देते हैं तो वो हम कह सकते हैं जैसे सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। तो ये सारे अगर हम देखें तो ये हमारे आइडियल्स की तरह काम करते हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? वो पार्ट जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। कौन से केस से निकल के आया? 1973 केशवानंदा भारती केस। इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, एक स्टोरी की तरह इसे समझना है, तो आप हमारा प्रिसाइज कॉन्सेप्ट पे जो डाला गया वीडियो है वो जरूर देखना। हमने प्रिसाइज कॉन्सेप्ट पे इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमने समझ में आया, यहां से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आया। इसके बाद भी हमारे कुछ केसेस हुए जो इससे रिलेटेड हैं, लेकिन हम यहां पे यहीं तक रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ में आया। आर्टिकल 50 भी हमें समझ में आया क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने बोला है बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या फंडामेंटल राइट चेंज किए जा सकते हैं? क्योंकि बोल रहे थे पार्ट 3 चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम केशवानंदा भारती को देखें तो इसने क्लियरली बोला कि फंडामेंटल राइट भी चेंज किए जा सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार लोगों को अटका चुका है एग्जाम में और कई बार पूछा गया है कि कौन सा केस है जिसमें यह बोला कि फंडामेंटल राइट चेंज किए जा सकते हैं। और उनमें से एक केस का नाम केशवानंदा भारती केस भी देते हैं और लोग ये सोच के इसको नहीं लगा के आते हैं कि यहां तो बोला था नहीं।
बल्कि ऐसा वो केस कौन सा है जिसमें ये बोला कि फंडामेंटल राइट चेंज नहीं किए जा सकते? वो केस हमारा गोलकनाथ केस था। यहां तो इसने बोला कि फंडामेंटल राइट भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उनका एसेंस चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब जब हम इसके बारे में इतना जान चुके हैं, हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 50 हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जहां पे जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी में सेपरेट रखना, दोनों को अलग अलग रखना, साथ नहीं रख सकते। अब उससे आगे चलते हैं, जहां पे हमने डिस्कस की थी जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को कहां लिखा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का था? 1976 का। तो उसमें बात की गई कि हमने आर्टिकल 312 में दिया गया, यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो कौन से आर्टिकल से पावर मिलेगी? आपके आर्टिकल 312 से। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हमारी पार्लियामेंट कैन क्रिएट, क्या लिखा हुआ आर्टिकल 312 में? कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो किसके पास पावर है? आर्टिकल 312 के पास। लेकिन 312 एक बड़ी खास बात हमें बताता है। क्या बताता है? कि आर्टिकल 312 हमें बोलता है कि यहां पे ये जो स्पेशल पावर दी गई है ना नई ऑल इंडिया सर्विसेज की, ये किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। किसको दी गई है? राज्यसभा को। कि आर्टिकल 312 का यूज करके आप नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना तो सकते हो, लेकिन कब बना सकते हो? जब राज्यसभा अलाउ करेगी। राज्यसभा एक स्पेशल रिजोल्यूशन लेके आएगी और उस रिजोल्यूशन को पास करके बोलेगी पार्लियामेंट को कि अब आप बनाओ। तो किसको दी पावर? राज्यसभा को दी। ठीक है, राज्यसभा को स्पेशल पावर दे दी इसके अंदर, आर्टिकल 312 के अंदर, कि आप अलाउ करोगे तभी पार्लियामेंट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक है, और ये किससे करेगा? तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। कौन सी मेजॉरिटी के साथ? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। जो उसके 2/3 मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। कि मिनिमम अगर हम देखें तो यहां पे कितने हैं? 245 मेंबर है इनके, 245 मेंबर हैं, इनकी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें देखने की बात करें तो कितना हो जाएगा? इसको आप देख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 164। तो अराउंड 164 मेंबर तो यहां पे वोट कर रहे हो और इसकी मेजॉरिटी हमें चाहिए। और इसकी मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी मेजॉरिटी अगर हम देखें तो 82 के आसपास हमारी इसकी मेजॉरिटी आ जाएगी। इतनी मेजॉरिटी हमें चाहिए, लेकिन कंडीशन दूसरी भी है कि इतने मेंबर कम से कम वोट कर रहे हो तभी जाके हो सकता है। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हैं? यहां तक आपको इसमें समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम आगे चलें। अगर हमने बात की कि 312 एक स्पेशल पावर है राज्यसभा की, क्या बात की? 312 आर्टिकल 312 हमारी क्या है? स्पेशल पावर है राज्यसभा की। जब राज्यसभा अलाउ करेगा तभी हम बनाएंगे। तो उसके अलावा भी क्या कोई स्पेशल पावर है? और ये स्पेशल पावर होती क्या है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में हमें लोकसभा भी दिखाई देता है और राज्यसभा भी दिखाई देता है। इन दोनों में अगर हम देखें, राज्यसभा के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस रखे हुए हैं जो हमने किसको? राज्यसभा को नहीं दिए। लोकसभा के पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो हमने राज्यसभा को नहीं दिए हुए। इसी तरीके से कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमने राज्यसभा को स्पेशली दिए हैं, जिनके ऊपर लोकसभा की कम पावर है। यानी कि अगर हम कहें कि दोनों कहीं ना कहीं इक्वल की बात करते हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन कहीं कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे हमने लोकसभा को ज्यादा पावर दे दी तो वो उसकी स्पेशल पावर हो गई। कहीं कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे हमने राज्यसभा को ज्यादा पावर दे दी तो वो उसकी स्पेशल पावर हो गई। तो ऐसे कौन से मामले हैं जहां पे राज्यसभा को ज्यादा पावर मिली हुई है और वो उसकी स्पेशल पावर है? तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए इसके अंदर, 3 आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। 249 क्या है? तो आर्टिकल 249 क्या है कि स्टेट लिस्ट। अब आपको यहां पे स्टेट लिस्ट भी पता होनी चाहिए। स्टेट लिस्ट क्या है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे यहां पे क्या है? 3 तरह की लिस्ट बनाई जाती है। 3 तरह की लिस्ट हैं। कौन कौन सी हैं? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उनमें क्या किया गया है? हमने अलग अलग पावर दे रखी हैं। अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात कर रहा हूं तो वो स्टेट को हमने पावर दी हुई है।
कि इसके अंदर हमने लिस्ट लिख दी, हमने अगर एक कहें तो यहाँ पे एक लिस्ट लिख दी और इसमें कुछ सब्जेक्ट लिख दिए कि इन सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा, यहाँ पे स्टेट लिस्ट है तो स्टेट बनाएगा, यूनियन लिस्ट है तो यूनियन बनाएगा, कॉन्करेंट है तो दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट क्या हुई, ऐसे सब्जेक्ट जिन पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है उनकी जो लिस्ट है उसको हमने बोला स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट पे मैंने अगर बोला है कि कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ स्टेट बना सकता है, सिर्फ स्टेट बना सकता है। अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब उस पे लॉ बनाने की नौबत सेंटर को बनाना पड़े, ऐसी नौबत आ जाए कि जब उस पे लॉ, किस पे, स्टेट लिस्ट पे कोई भी सब्जेक्ट है, इन पे लॉ यूनियन को बनाना पड़े, तो यूनियन कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा उस पे लॉ, क्योंकि उसकी पावर तो स्टेट को दे रखी है। अब यूनियन अगर उसकी पावर छीनेगा तो कहीं ना कहीं दादागिरी दिखाएगा। उस दादागिरी से बचाने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए और हमारे फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए हमने ये पावर किसको दी, राज्यसभा को दी। राज्यसभा को क्यों दी, क्योंकि इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो स्टेट्स की रक्षा किसकी जिम्मेवारी है, राज्यसभा की है। तो स्टेट लिस्ट की पावर, जो जिसकी पावर हमने स्टेट को दे रखी है, उस पे अगर कोई भी लॉ बनाना है तो स्टेट ही बनाएगा। लेकिन जब भी नेशन की बारी आएगी, अब नेशनल अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कोई भी खतरा दिखाई देगा, नेशनल इंपॉर्टेंस अगर कुछ भी कहीं पे भी दिखाई देगी, जहां पे जरूरी हो जाए कि पूरे नेशन के लिए इस तरह का लॉ हमें बनाना चाहिए, तो वहां पे राज्यसभा ही अलाउ करेगी। क्योंकि स्टेट्स को कौन देख रहा है, राज्यसभा। लोगों को कौन देख रहा है, लोकसभा। तो जब भी ऐसा आ जाए कि स्टेट से वो पावर छीननी है, स्टेट से वो पावर लेनी है और हमें बनानी है, तो वहां पे राज्यसभा से मदद लेनी पड़ेगी और राज्यसभा ही वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक रिजोल्यूशन पास करेगा और उसी के बाद पार्लियामेंट उस चीज पे लॉ बना पाएगी। क्लियर, समझ में आई चीज। अब उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा आर्टिकल 312। ये भी ऑल इंडिया सर्विस है, बेसिकली पूरे ऑल इंडिया को अफेक्ट कर रही है। तभी तो अगर कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस बनेगी तो पूरे ऑल इंडिया को अफेक्ट करेगी, और पूरे ऑल इंडिया को अफेक्ट करेगी तो कौन बचाने आएगा, जो राज्यों को देख रहा है, तो राज्यसभा को बचाने आना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा क्या है, आर्टिकल 67 क्या है, आर्टिकल 67 है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो लोकसभा में कभी भी कोई रिजोल्यूशन नहीं आएगा, उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से हो सकती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। कोई भी रिजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हो, हटाने के लिए उसकी शुरुआत कहां हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है। ठीक है, और राज्यसभा में क्यों हो सकती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर हम देखें, ये चेयरमैन होता है राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इतना आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा का चेयरमैन है तो लोकसभा उसे क्यों हटाने आएगी, तो पहले हक किसका बनता है, राज्यसभा का बनता है। तो इसीलिए हम कहेंगे ये भी हमारी इसकी स्पेशल पावर है राज्यसभा की। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हमने देखा, इसकी स्पेशल पावर है। अब हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी जान लेते हैं। ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती क्या है, कितनी होती हैं, क्या क्या है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा अंतर आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज बोल रहा हूं और उसमें और एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज में क्या अंतर है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज वो हैं जो पूरे ऑल इंडिया में डिप्लॉय किए जा सकें, जिसको रिक्रूट तो सेंटर कर रही है लेकिन उनकी पोस्टिंग स्टेट में हो रही है। ठीक है, पोस्टिंग कहां हो रही है इनकी, स्टेट में होती है। और वहीं पे अगर मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात करूं तो ये वो सर्विसेज हैं जिनको रिक्रूट भी सेंटर ही कर रही है लेकिन यूटिलाइज भी सेंटर ही करती है। इनकी पोस्टिंग भी अगर हम देखें तो पोस्टिंग भी सेंटर के अंडर ही रहती है, ये स्टेट के अंडर नहीं जाते हैं, वो हो गए सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और जो स्टेट के अंडर भी काम कर रहे हैं, बेशक से सेंटर ने उसको रिक्रूट किया है, वही उसके प्रमोशन देख रहा है, वही अपॉइंटमेंट देख रहा है, लेकिन वो काम कहां कर रहे हैं, स्टेट में जाके। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम ऑल इंडिया सर्विसेज, जिनको ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इनको सिर्फ सेंटर डिप्लॉय करती है, इनके ऊपर सारी अथॉरिटी सेंटर की होती है।
समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? वैसे तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन ध्यान रखना ऑल इंडिया सर्विसेज उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 है। कौन कौन सी हैं? आईसीएस, जिसको बाद में चेंज करके आईएएस कर दिया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज हम आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो 1947 में इसको आईएएस कर दिया गया था। पहले होती थी इंडियन पुलिस, उसको चेंज करके कर दिया गया इंडियन पुलिस सर्विसेज 1947 में ही। एक तीसरी क्रिएट की गई थी, ध्यान रखना, तीसरी क्रिएट की गई थी। कौन सा आर्टिकल लगा होगा? 312 लगा होगा, पता लग गया? तो तीसरी क्रिएट की गई थी और वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो 1966 में आई थी। तो 3 ही हमारी, अगर हम देखें, ऑल इंडिया सर्विसेज है। इतना पता होना चाहिए। जब हमने इतनी नॉलेज ली तो एक छोटी सी नॉलेज को हम कैसे छोड़ दें, जो बेसिकली हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कौन है। अगर मैं फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो कौन है? तो हमारे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कौन है, इंडियन सिविल सर्विसेज कौन है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर नाम ले रहा हूं तो कौन है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कह सकते हैं। ठीक है। और जब मैं इनका नाम ले रहा हूं तो इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉर्नवालिस कोड बड़ा फेमस है, लेकिन एक और बड़ी फेमस चीज आपने सुनी होगी जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। क्या है? परमानेंट, अगर हम देखें परमानेंट सेटलमेंट, ये क्या है? एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। और ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट क्या होता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भी पढ़ लेते हैं कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो हमारे ब्रिटिश इंडिया में होते थे, बेसिकली क्या है, उस टाइम पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आय का साधन, इनकम का साधन क्या होता था? जमीन से हमें जो टैक्स मिलता था, एग्रीकल्चर से जो हमें टैक्स मिलता था। अब ब्रिटिशर्स ने तो ठानी हुई थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना है, ज्यादा से ज्यादा इनकम करनी है, इन्होंने ठानी हुई है ब्रिटिशर्स ने। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरह के लॉज लेके आ रहे हैं कि कैसे हमें ज्यादा टैक्स मिले, कैसे हमें ज्यादा इनकम हो। तो उसी के लिए जो अलग अलग सेटलमेंट सिस्टम्स आए उन्हीं को हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। समझ में आया क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा इनकम के लिए, ज्यादा से ज्यादा आय के लिए जो उन्होंने अलग अलग तरीके से टैक्स लगाना शुरू किया, उन्हीं को बोला। अब इनके बारे में हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1773 में वारन हेस्टिंग्स थे जब, तो वो क्या लेके आए? वो उस टाइम पे लेके आए इजरेदारी सिस्टम, या फिर इसी को हम बोलते हैं पंचसाला बंदोबस्त। पंचसाला बंदोबस्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 साल के लिए पहले ही डिक्लेयर कर देते थे। होता क्या था बेसिकली इसमें कि वहां पे एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स बोलते थे आओ और बोली लगाओ कि इसमें सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको बोल देते थे तुम्हारी जमीन, अब हमें इतना टैक्स चाहिए। समझ में आया कि कोई भी आएगा जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कि मैं इतना टैक्स दूंगा, कोई बोलेगा मैं इतना, तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बोलते थे कि आपकी जमीन है और आप 5 साल तक इसमें से अब हमें इतना टैक्स देते रहना। ये 5 साल के लिए सिस्टम होता था, 5 साल के बाद फिर से बोली लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम 5 साल बंदोबस्त भी बोल देते हैं और इजरेदारी सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी पता होनी चाहिए। किसको मिलता है? हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। सारी लैंड किसकी हुई? स्टेट की हुई। अब स्टेट में से हाईएस्ट बिल्डर को दे देंगे कि तुमने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, अगले 5 साल तक हमें इतना टैक्स चाहिए। इजरेदारी सिस्टम हुआ। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा उसके बाद उसको चेंज करके, जब देखा कि हालत खराब हो रही है, कोई बात नहीं चेंज कर देते हैं, उन्हीं के हाथ में था चेंज करना, तो उन्होंने उसको बना दिया जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम को ही कई नाम है, नाम पता होने चाहिए। इसी को हम परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसी को हम जागीरदारी भी बोलते हैं, इसी को हम मालगुजारी भी बोलते हैं, इसी को बिस्वेदारी भी, और इसको इस्तेमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। अब इसमें क्या था, तो आपको इस चीज से नाम पता हो जाना चाहिए, जमींदारी सिस्टम से या परमानेंट सेटलमेंट से। ये इसके 2 सबसे फेमस नाम है। तो जमींदारी सिस्टम यानी कि जमींदारों को जमीन दे दी। किसको दे दी? जो जमींदार थे, जमींदारों को जमीन दे दी और जमींदारों को बोला अब तुम ही इसके मालिक हो। यहां पे क्या था कि सारी जमीन किसकी है? स्टेट की। लेकिन यहां पे ये जमीन किसको बिलोंग कर दी? ये जमीन किसको दे दी? जमींदारों को, कि ये जमीन तुम्हारी है, लेकिन तब तक है जब तक तुम हमें टैक्स देते रहोगे। कब तक है? जब तक तुम हमें टैक्स देते रहोगे।
और यहां पे इनको एक छोटा सा लालच भी दे दिया। क्या लालच दे दिया? कि जितना भी टैक्स आएगा, इन्होंने 20 साल के लिए बेसिकली ये कर लेते थे कि 20 साल के लिए इतना टैक्स आएगा तो 20 साल के लिए तुम्हें कम से कम इतना टैक्स देना है, और जितना भी टैक्स रहेगा उसका, उसमें से अगर हम देखें तो 10/11वां हिस्सा ये ब्रिटिशर्स को जाता था, और उसके अलावा जो 1/11वां हिस्सा रह गया ये जमींदार खुद रखते थे। ठीक है, और ये कौन लेके आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कब आया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, और इसको लगाया कहां था? तो सबसे पहले बंगाल में इसे लगाया था। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब अगले पे आते हैं। अगले का नाम है हमारा रयतवारी सिस्टम, जो हमारा 1820 में हमें दिखाई देगा। 2 लोगों के नाम इसमें याद रखने हैं, कैप्टन रीड, जिसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और दूसरे का नाम हमारा हो जाएगा सर थॉमस मुनरो। इन दोनों के नाम याद रखने हैं। और सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट कहां? साउथ में किया गया था। और यहां पे क्या किया? जैसे यहां पे हमने जमींदारों से बोला कि हम इनसे टैक्स लेंगे, यहां पे इसने बोला कि नहीं, जमींदारों को हटाओ बीच से, हमें कोई मिडल मैन नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट फार्मर से लेंगे। रियोत को क्या बोलते हैं बेसिकली अगर हम देखें तो रेवेन्यू क्या है? जो रियोत हैं। रियोत क्या है? जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं। बेसिकली यहां पे बोला कि जो फार्मर है, जो एक्चुअल में फार्म पे काम कर रहा है, हम डायरेक्ट उन्हीं से ही लेंगे, इसीलिए इसको रयतवारी सिस्टम बोलते हैं। साउथ में इसको लगाया गया था। और अगर हम देखें, लाने वाले कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे, तो डायरेक्टली कौन कर रहे हैं? फार्मर से लिया जाता था, और इन्हीं रियोत को राइट्स दिए गए थे, लैंड राइट्स। वहां जमींदार को दे दिए, यहां रियोत को दे दिए। ठीक है, और यहां पे साउथ में आया है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एरिया में इंप्लीमेंट कौन सा हुआ था, तो हमेशा ध्यान रखना रयतवारी सबसे ज्यादा एरिया में था। 51% ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया, 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में हम कहें कि रयतवारी हमने इंप्लीमेंट किया हुआ था। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब एक आखिरी सिस्टम और देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं महलवाड़ी सिस्टम। तो यहां पे किसको दिए? महल क्या है? बेसिकली विलेज हेडमैन। महल बेसिकली अगर हम देखें तो विलेज को बोलते हैं। तो जहां पे कंप्लीट विलेज का एक साथ टैक्स लिया जाए, वो हुआ महलवाड़ी सिस्टम। तो यहां पे क्या बोला गया? यहां पे बोला गया कि हम क्या करेंगे? विलेज हेडमैन से लेंगे। पूरे गांव से तुम लो टैक्स इकट्ठा करो, हमें तो सिर्फ एक का गला पकड़ना। किसका? विलेज हेडमैन। और यहीं पे इसको हम लंबरदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहीं पे हमने इसका नाम लंबरदार भी देखा। ठीक है, लंबरदार से या विलेज हेडमैन से हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। तुम चाहो तो गांव में लो या नहीं लो, वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, लेकिन हम तो तुम्हारा गला पकड़ने आएंगे, तुमसे टैक्स लेंगे। तो इस सिस्टम को बोला महलवाड़ी सिस्टम। और ये हम देखेंगे 1822 में किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने लेके आया था। तो ये हमें 4 सिस्टम पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जब वो तो कॉर्नवालिस का नाम आया था तो हम यहाँ पहुंच गए थे, तो उसके बारे में जिक्र करना हमारी मजबूरी हो गई थी जब कॉर्नवालिस का नाम आया। अब हम वापस से हमारे उस पे चलते हैं टॉपिक पे, जहां पे हम जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे। तो जुडिशियल सर्विसेज में हमने क्या बोला था? जुडिशियरी में जो हम देखें कि जो जजेस हैं उसके अपॉइंटमेंट के लिए लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी होता है। तो सबसे पहले शुरू करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को अगर हम देखें तो कहां से होता है? तो आर्टिकल हमें 124 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। यानी कि उन इतने नंबर ऑफ जजेस के साथ, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो चाहे तो 3 से करे, 4 से करे, 5 से करे, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि कितनों से भी कंसल्ट करके वो किसको करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट कर सकता है? मांगूंगा इस पे दोबारा, लेकिन उससे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि किसको अपॉइंट किया जा सकता है। उसको करेगा जिसकी कम से कम 5 साल की कहां का एक्सपीरियंस हो? एज ए जज, हाई कोर्ट जज, या फिर 10 साल का उसका एक्सपीरियंस हो एज ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में वो एमिनेंट जूरिस्ट हो। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? सीजेआई को कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बाकी के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं, यानी कि 33 जज और बच गए, टोटल 34 जज हैं, उनमें से 33 जज और बच गए, तो वो बाकी के जो 33 जज हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड अदर जजेस एज ही डीम्स नेसेसरी।
यानी यहां पे वो सीजीआई से भी पूछेगा और उसके अलावा बाकी जजेस से भी पूछेगा, जिनको अगर मर्जी है जिससे पूछना चाहे पूछे, नहीं तो नहीं पूछे। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब वो यहां पूछ रहा था ना, यहां के कंसल्टेशन में और यहां के कंसल्टेशन में थोड़ा सा फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया कि ये मैंडेटरी नहीं है। जब वो सीजीआई के लिए अपॉइंट कर रहा है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सीजीआई के अलावा कोई भी अगर जज वो अपॉइंट कर रहा है तो ये यहां पे कंसल्टेशन ये मैंडेटरी है। वहां पे प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। यहां पे नहीं है, जब सीजीआई को अपॉइंट करना हो तब नहीं, लेकिन उसके अलावा किसी भी जज को अपॉइंट करना है तो उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना मैंडेटरी है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। जब मैं यहां मैंडेटरी की बात कर रहा हूं, ये जो कंसल्टेंसी जो मैंडेटरी है, तो आपको एक छोटा सा प्रोसीजर और बता देता हूं जो आपकी किताबों में नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर हम देखें, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है तो कैसे किया जाता है। बेसिकली जो जाने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो बेसिकली वही रिकमेंड करके जाता है कि मेरे बाद ये होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर है कि जो सीनियर मोस्ट, ठीक है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस में से जो सीनियर मोस्ट होगा, यानी कि जो जाने वाला जज है, जाने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो बता के जाएगा मेरे बाद ये सीनियर मोस्ट है, इसको अपॉइंट कर दो। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जब भी उसके बारे में पता लगेगा कि ये उस लायक नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से। समझ में आया ये कंसल्टेशन क्यों है? आपको अब समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इन जनरल किसको किया जाता है? सीनियर मोस्ट को। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। जब मैंने बोला कि सीनियर मोस्ट को ही अपॉइंट करना है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या है? कहीं लिखी हुई बात नहीं है, ये एक नॉर्म चला रहा है कि जो सीनियर मोस्ट है उसे ही हम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा केशवानंदा भारती केस। ठीक है, उस केशवानंदा भारती केस में अगर हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमने पढ़ा, जहां पे जो डिसीजन आया कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट को धक्का पहुंचाने वाला था, जहां पे पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर पे रोक लगाई गई और बोला गया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। और जब इस तरह की रोक लगाई गई तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ठोस पहुंची होगी कि हाँ ये तो मेरी पावर थी, लेकिन मेरी पावर को रोक दिया कि मैं पार्लियामेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर पा रही। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। अब इस केस में क्या होगा, केशवानंदा भारती केस के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रिसाइज कॉन्सेप्ट पे आप जाना, वहां आपको और डिटेल में पता लगेगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, इस केशवानंदा भारती केस से इंदिरा गांधी इतनी नाराज हुई कि इसके फेवर में जिसने डिसीजन दिया, उन ऊपर के जो टॉप 3 जजेस थे, बेसिकली मैंने बोला कि सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई लगाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को। लेकिन जब मैं यहां पे बात करूंगा केशवानंदा भारती केस में, यानी कि 1973 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पे सीनियर मोस्ट जज को, उससे पहले सीनियर मोस्ट जज को बनाते आ रहे थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज था ना, सीनियर मोस्ट जज, उसको नहीं बनाया। कोई बात नहीं, अगले को बना देते, लेकिन जो सेकंड सीनियर मोस्ट था उसको भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, अगले को बना देते, लेकिन अगले को भी नहीं बनाया। उससे अगला जो चौथे नंबर पे था, जिसने केशवानंदा भारती के अगेंस्ट में डिसीजन दिया हुआ था, इसको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये कहानी शुरू हो गई। ये तो 1973 की बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम देखें 1976 या 77 में, तो उस टाइम पे फिर से यही कहानी दोहराई गई। जो सीनियर मोस्ट था उसको बनाया नहीं, उसको छोड़ के अगले को बना दिया। अब कहीं ना कहीं ये चर्चा चलने लगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना किसे जाना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये चर्चा चलने लग गई कि किसे चुने हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसे चुने हम जज।
क्या सीनियर मोस्ट को नहीं चुनना चाहिए? तो अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई चलने लग गई और इसी की लड़ाई के चलते हुए कई सारे केसेस हुए उसको सुलझाने के लिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होना चाहिए, जजेस को कौन चुनेगा, या फिर जो कंसल्टेशन की जो मैंने बात की थी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा सीजीआई से या अदर जजेस से अपॉइंट करने के लिए, तो उस कंसल्टेशन का क्या मतलब है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे केसेस हुए कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो। तो ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं जजेस केसेस, इसका मतलब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जजेस केस हैं क्या चीज। तो बेसिकली जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो केस हुए उन्हें हम जजेस केस बोलते हैं। और अभी तक टोटल इस तरह के केस देखें तो 4 हो चुके हैं, जहां पे किताबों में अभी भी 3 दिखाई देता है, जहां किताबों में अभी भी 3 दिखाई देता है, लेकिन अगर कहें तो ये 4 जजेस केस हो चुके हैं। तो कैसे कैसे हुए हैं? फर्स्ट जजेस केस जब हुआ 1982 में, तो उसमें सवाल था कि कंसल्टेशन का क्या मतलब है। जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, तो प्रेसिडेंट को क्या ये कंसल्टेशन, मान लो किसी से पूछा और उसने बोल दिया कि प्रेसिडेंट साहब ऐसा करो, तो क्या वो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाती है या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उसके बाद भी कुछ कर सकता है? तो इसका जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन है, सलाह का मतलब सलाह है, कि यहां से कोर्ट के जजेस तो सिर्फ आपको सलाह दे रहे हैं, उसको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, यानी कि वो कॉन्करेंस नहीं है, सिर्फ सलाह है। क्लियर है? फर्स्ट जजेस केस में। लेकिन जब ये बात हुई तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बेसिकली तो हम देखें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ही थे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे एक प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव है वो कैसे जुडिशरी में ज्यादा दखलंदाजी कर सकता है। कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगी और उसके बाद फिर एक और केस हुआ इसी के खिलाफ, अगर हम कहें फर्स्ट जजेस के खिलाफ ही उसको रिव्यू करवाने के लिए एक और केस हुआ, उसे हम बोलते हैं सेकंड जजेस केस, यानी कि 1993 में। तो 1993 में जो केस हुआ, यहाँ पे अपने पिछले रिव्यू से सुप्रीम कोर्ट पलट गई और उसने क्या बोला कि ये जो कंसल्टेशन है ना, ये जो कंसल्टेशन है यानी कि जो एडवाइस है, ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, कि जो हम एडवाइस कर रहे हैं ना, वो एडवाइस हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। क्यों बाइंडिंग है? क्योंकि यहां पे एक सेंटेंस आया था और उसको बोला गया था कि जुडिशरी इज ए प्राइमल अफेयर। प्राइमल मतलब होम, यानी कि हमारे घर का मामला है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है, जुडिशरी हमारा घर है, ये हमारे घर का मामला है, हम किसे हेड बनाएंगे, किसे जज बनाएंगे, किसे नहीं बनाएंगे। और प्रेसिडेंट इस बारे में हमसे सिर्फ सलाह कर सकता है, लेकिन हम जो उसे बताएंगे प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि जुडिशरी हमारे घर का मामला है, जुडिशरी इज अ प्राइमल अफेयर। और यहां पे सेकंड जज केस में ये क्लियर कर दिया गया कि आज के बाद से कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट जज बनेगा। जिसकी कहानी थोड़े दिन पहले शुरू हुई 1973 में कि सीनियर मोस्ट जज को नहीं बना के किसी और को बनाया जाने लगा, सेकंड जज केस में क्लियर हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ वो आदमी हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों में सबसे सीनियर मोस्ट हो, यानी कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को ही सीजीआई बनाया जा सकता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई। लेकिन इसके बाद फिर से प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं ये बात चुभती रही कि ये जो कंसल्टेशन है, एक जगह तो बोल रहे हैं कि ये बाइंडिंग नहीं है, एक जगह बोल रहे हैं है। ये कंसल्टेशन है क्या चीज? तो प्रेसिडेंट हो गए परेशान। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि तुम मुझे क्लियर करके दो कि ये है क्या चीज, ये कंसल्टेशन का क्या मतलब है। तो थर्ड जज केस हुआ उसी चीज के चक्कर में, यानी कि यहां पे आर्टिकल यूज हुआ आर्टिकल 143। और आर्टिकल 143 क्या है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है। किससे? प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो प्रेसिडेंट की अगर हम देखें तो ये एडवाइजरी पावर है आर्टिकल 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। तो जो मैं आर्टिकल बता रहा हूं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने अपने इस आर्टिकल का यूज किया, एडवाइजरी पावर का यूज किया, और उस एडवाइजरी पावर का यूज करके तीसरा जज केस हुआ और यहां पे पूछा है कंसल्टेशन का मतलब बताओ हमें क्या है। और कंसल्टेशन का मतलब बताया गया, और उस कंसल्टेशन का क्या मतलब बताया कि यहां पे इसने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस को मिला के जब कोई बात बोलेगा उसका मतलब है कंसल्टेशन। और वो बात जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस को मिला के बोली है तो आपको बात माननी पड़ेगी। क्लियर है? सेकंड जजेस केस में बोला था कि यहां पे सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे,
लेकिन थर्ड जजेस केस में बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपने साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछेगा वो, और उसके बाद कोई सलाह देगा प्रेसिडेंट को, और जब इस तरह से कोई सलाह दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी। वो क्या होगी? वो बाइंडिंग होगी किस पे? प्रेसिडेंट पे, और प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 जजेस केस थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में हमारा भी हाथ है। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में हमारा भी हाथ है, तो क्या लेके आ जाती है? तो यहाँ पे सरकार लेके आती है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी, की जुडिशियरी को अपॉइंट करने के लिए, जजेस को अपॉइंट करने के लिए हमें कमेटी बनाते हैं, और ये कमेटी डिसाइड करेगी जजेस को कौन अपॉइंट करेगा। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देते हैं? ये था हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देता है कि इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, NJAC को हम स्ट्रक डाउन करते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 50 को वायलेट कर रहा है। किसको? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकते, तो इसीलिए इसको वायलेट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब 4 जजेस केस ने क्या किया? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, वो बोल दिया कि ये वायलेटिव है बेसिक स्ट्रक्चर के, तो इसलिए हम इसे नहीं मानते, ये लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक डाउन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारा 4 जजेस केस हमने पढ़े जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज देख लिया कैसे अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा CJI से पूछ के, CJI से कंसल्ट करके, और वो कंसल्टेशन बाइंडिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही हाई कोर्ट का जज किसे अपॉइंट किया जा सकता है? तो हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हम देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा? ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, नहीं, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। और किससे पूछेगा? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट CJI से ही पूछेगा। किससे? CJI से पूछेगा, और उसके साथ साथ जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट के गवर्नर से भी पूछेगा। अब ध्यान रखना, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो, तो प्रेसिडेंट CJI से पूछेगा, गवर्नर से पूछेगा, और उसकी मर्जी है किस जज से पूछेगा। ठीक है, लेकिन जब हाई कोर्ट के किसी और जज को अपॉइंट करना हो तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी पूछना पड़ेगा। तो किस किस से? प्रेसिडेंट किस किस से पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब ध्यान रखना, जब वो CJI से कंसल्ट कर रहा है, जब वो CJI से कंसल्ट करना है, तो CJI में कौन कौन जवाब देगा? ध्यान रखना, जब भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आती है तो CJI अकेला नहीं करता है, CJI अपने साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस से सलाह मशवरा करके तब रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और उसी के बाद हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब हाई कोर्ट के जज को किसको अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे उस बंदे को किया जा सकता है जिसने जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो इंडियन टेरिटरी में कहीं भी पिछले 10 साल से। 10 साल से वो जुडिशियल ऑफिस में हो, और उसके अलावा या फिर 10 साल से वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में क्या था? सुप्रीम कोर्ट के अगर जज की अगर हम देखें तो 5 साल का हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस प्लस, या फिर 10 साल का हाई कोर्ट के एडवोकेट का। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब यहां पे अगर हम देखें तो 10 साल का जुडिशियल ऑफिस इंडियन टेरिटरी में हाई कोर्ट के जज के लिए, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। अगर ध्यान हो, वहां पे एक और कंडीशन थी कि एमिनेंट जुरिस्ट कोई है तो उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है। हाई कोर्ट में वो एमिनेंट जुरिस्ट कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं गलती से मत लिख के आ जाना कि एमिनेंट जुरिस्ट हाई कोर्ट में भी होता है। एमिनेंट जुरिस्ट को प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में अपॉइंट नहीं करता है, एमिनेंट जुरिस्ट कोई है तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं उस केस को जहां के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाई जा रही है, और यहीं पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से हमने शुरू किया था और यहीं हम खत्म करेंगे अपना लेक्चर आज। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए बनाई जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट जजेस को अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट जजेस में अपॉइंटमेंट आज कैसे होता है, ये जब बनेगी तब की तब देखेंगे कैसे होता है, लेकिन आज कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है।
ठीक है। और कैसे करेगा? इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके गवर्नर अपॉइंट करेगा। किसको करेगा? उनको करेगा जो बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में ना हो। दूसरा, एडवोकेट या प्लीडर रहे हो 7 साल का एज एडवोकेट या फिर एज ए प्लीडर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो जज रिकमेंडेड किए जाने चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। अभी प्रेजेंटली ये सिस्टम चलता है। अब जब हमने डिस्ट्रिक्ट जजेस पढ़ लिया तो उसके नीचे के जो कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट, उसके नीचे के और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां पे कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो ध्यान रखना वहां के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। किसके द्वारा? तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराती है, और वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको रिकमेंड करेगी उसके बाद हाई कोर्ट से पूछ के गवर्नर उन जजेस को अपॉइंट करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के ऐसे अपॉइंट होते हैं। तो ये हमारा क्या था? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू उनको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जब बनेगी तब बनेगी, आज कैसे होते हैं वो हमने देख लिया। और इसी के साथ मैं आशा कर रहा हूं कि ये लेक्चर भी आपको, जैसे हमारे पिछले लेक्चर आपको पसंद आए हैं, ये भी आपको उतना ही पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हमारा उत्साह ऐसे ही बनाते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और इसी के साथ आज मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय।